चर्चा गर्म है। सियासत में कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि लोगों को यह पता चल सके कि वहां लड़ने वाला कोई शख्स मौजूद है। और इन दिनों बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के महागठबंधन में जिस प्रकार सीटों की खींचतान को लेकर अलग अलग सियासी जो दल के नेता हैं वह दावा पेश कर रहे हैं, तो उसमें मुकेश सहनी एक ऐसे नेता हैं जो संभवतः इसी के लिए लड़ रहे हैं कि लोग यह जाने कि मुकेश सहनी भी बिहार में कोई नेता है, यानी कि उनके होने का एहसास बना रहे हैं। दरअसल अगर आप याद करें तो मुकेश सहनी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने कई किस्म की बातें की हैं। उन्होंने एक जाति विशेष को लक्ष्य कर करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाया। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीठ में खंजर भोंकने और फिर एनडीए में जाने का एक लंबा चौड़ा हम सब ने इतिहास देखा। इसके बाद वह एमएलसी भी बनते हैं, वह स्वयं विधानसभा का चुनाव भी हारते हैं। 4 एमएलए उनके जीत कर आते हैं जो बाद में एनडीए में यानी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। यह नीतीश सरकार में मंत्री बनते हैं, लेकिन बाद में मंत्री पद भी चला जाता है। और जुलाई 2022 में जब इनका एमएलसी का टर्म पूरा होता है तो इनके हाथ में ठन ठन गोपाल बचता है। तो अब इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन में है, तेजस्वी यादव से बड़ी लंबी चौड़ी डिमांड रख रखे हैं और कह रहे हैं कुछ नहीं होगा तो अलग भी हो जाएंगे। उन्होंने कई किस्म के संकेत भी दिए हैं। तो आखिर मुकेश सहनी का सियासी अस्तित्व क्या है और क्या वास्तव में मुकेश सहनी को इतना वेटेज तेजस्वी कांग्रेस देंगे? क्या वास्तव में मुकेश सहनी में इतना बल है, इतना वो अपने बलबूते चुनाव में अकेले उतरेंगे? इन तमाम मुद्दों पर हम जानेंगे न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गर्म है में अपने सहयोगी धीरेन्द्र के साथ। मैं हूं प्रियदर्शन। तो धीरेन्द्र, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो इतिहास मुकेश सहनी का सियासत का रहा है, तो वह अपने वजूद को साबित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या वास्तव में उनके वजूद के भरोसे महागठबंधन को कोई बड़ा फायदा होगा? देखिए, मुकेश सहनी का वजूद है क्या, ये शायद मुकेश सहनी को छोड़कर सबको पता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनको 1 दर्जन के आसपास 11 सीटें मिली, तब जब महागठबंधन ये खुद कहे कि पीठ में छुरा भोंक दिया। ये एनडीए में आते हैं, खासकर बीजेपी के साथ इनकी डील होती है। सुशील कुमार मोदी डील कराने में रहते हैं, लगे हुए थे। 11 सीट मिलती है, 11 में 4 विधायक इनके जीत जाते हैं, लेकिन ये खुद चुनाव हार जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी कोई कहीं भूमिका नहीं रहती है, लड़ते हैं हारते हैं, कोई नोटिस नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां लड़े कहां हारे, सब जगह हार ही गए, नोटिस में नहीं है। बावजूद इसके ये चाहते हैं कि महागठबंधन हमको उप मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। ये एक्चुअली है क्या कि जब व्यक्ति को स्वयं की ताकत का अंदाजा नहीं होता है तो वो कुछ भी आकलन कर लेता है, और ये कुछ भी टाइप का आकलन है। जिस गठबंधन में पार्टी गठबंधन के सबसे बड़े नेता के मतलब सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता को सर्वमान्य रूप से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जा रहा है, आप दावा कर रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। आप 11 सीट लड़ते हैं, 4 जीत पाते हैं, 7 सीट हार जाते हैं। लोकसभा में आपका खाता नहीं खुलता है, आप कह रहे हैं कि हम हर हाल में 40 सीट लड़ेंगे। तो कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिन मांगों को रखा ही जाता है इसलिए कि बाहर निकलने का रास्ता वहां से बन जाए। लेकिन कई बार वो रास्ता किस ओर ले जाएगा इसका अंदाजा आपको नहीं होता है। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की पूर्व संध्या पर उस चौराहे पर खड़ा हो गए हैं जहां पर इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाएं कहां। ताजा अपडेट ये है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया से, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर कुछ पोस्ट लगाया है, उस पर कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने अपलोड किया है जिस पर महागठबंधन शब्द नहीं है। तो संकेत ये मिल रहा है, जिसके प्रबल संभावना कल से बनी हुई थी, कि शायद इनका महागठबंधन से मोह भंग हो गया या महागठबंधन का इनसे मोह भंग हो गया। हाँ, थोड़ा सा 2020 के मुकाबले इस बार मामला थोड़ा अलग है। 2020 में ये कह रहे थे कि पीठ में खंजर भोंका गया है, इस बार पीठ में खंजर नहीं भोंका गया, बाकायदा बताया जा रहा है कि भाई स्वीकार करना है तो स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार करना है तो आप निकल सकते हैं। जबकि एक चीज देखा गया था, आपने भी देखा होगा प्रियदर्शन, कि जो वोट बचाओ अधिकार यात्रा चल रही थी राहुल गांधी के नेतृत्व में,
तो राहुल गांधी ने इनको काफी तवज्जो दिया था। राहुल गांधी इनको बगल में बिठा रहे थे, खासकर मखाना वाला वीडियो सब लोगों ने देखा होगा। बावजूद इसके अभी की खबर यह है कि कांग्रेस ही इन पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है। कांग्रेस ने आरजेडी को दो टूक कहा है, जो खबर आ रही है। अभी आज अखिलेश सिंह पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुकेश सहनी हमारे साथ हैं, वह रहेंगे। हालांकि उनसे यह जब पूछा गया था कि वो कह रहे हैं कि 40 सीट पर खड़ा करेंगे उम्मीदवार, तो उन्होंने ये बातें जरूर कही कि उनको जितनी सीटें मिलेंगी उतनी पर ही करेंगे ना। अब देखिए, ये राजनीति में डायरेक्ट ना नहीं कहा जाता है। अखिलेश सिंह जो कह रहे हैं उसका सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन ये है कि मुकेश सहनी ने जो फोटो अपलोड किया है अपने मीडिया हैंडल पे, सोशल मीडिया हैंडल पे, फोटो चीख चीख के बता रहा है कि जो स्थिति महागठबंधन में है वो मुकेश सहनी के लिए अनुकूल नहीं है और इस बात का एहसास मुकेश सहनी को हो चुका है। अदरवाइज जिस समय यूनिटी दिखाने की बात होती है, आप वोट बचाओ अधिकार यात्रा में यूनिटी का प्रदर्शन न भी करते तो भी थोड़ा देर तक क्षम्य था। आज तो बिल्कुल सॉलिडरिटी दिखाने की चीज है, आज यूनिटी दिखाने की चीज है, क्योंकि आपका मुकाबला जिससे होने जा रहा है वो भी एक यूनिटी है, वो भी एक ग्रुप है, तो ग्रुप की लड़ाई ग्रुप से होगी ना। और आप अपने जो फोटोग्राफ्स आप लोड कर रहे हैं उसमें ग्रुप की चर्चा नहीं है, आप अपनी तस्वीर केवल लगा रहे हैं, तो संकेत बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, अखिलेश सिंह ने लीपापोती की कोशिश जरूर की है, वो इसलिए किए हैं कि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है कि ये गठबंधन में होंगे या नहीं होंगे, तो लिहाजा कोई ये अपयश क्यों लेके मैं नहीं बोला था कि ये नहीं होंगे। नहीं, एक चीज और हमें देखना होगा कि जैसे मुकेश सहनी जिस जाति वर्ग से आते हैं, जिसका वो अपने आप को कथित तौर पर कहते हैं कि हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, सन ऑफ मल्लाह होते हैं, तो मल्लाह के साथ ही तो मल्लाह हो, बिंद हो, नोनिया हो या फिर सहनी हो, ये तमाम जातियों को लोग करके वो कहते हैं कि बिहार में इस वर्ग की सबसे बड़ी आबादी में एक आबादी है, बिल्कुल, और इसके वे सन ऑफ मल्लाह। तो क्या इतना आसान रहेगा महागठबंधन को कि उनको छोड़ देना? जैसे ठीक है 2020 में मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, लेकिन मुकेश सहनी ने कई सीटों पर नुकसान पहुंचाने का तो काम किया था ना राजद और कांग्रेस या अन्य दलों को, तो क्या इतना आसान रहेगा इस बार की उनको छोड़ दें, क्योंकि एक जाति विशेष को लेकर के कहते हैं कि उनके हम प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं? देखिए, जिस वोट बैंक के आश्रय मुकेश सहनी ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई है जी, उस वोट बैंक का नेचुरल अलायंस आरजेडी के साथ नहीं होता है। क्यों? दोनों की जो रोजी रोटी की लड़ाई है वो दोनों की एक ही रोजी रोटी दोनों की, और दोनों एक दूसरे से जमीन पर लड़ते रहते हैं। यही वजह है कि मुकेश सहनी ने ये चाल चली कि अगर महागठबंधन हमको डिप्टी सीएम का फेस स्वीकार कर लेता है तब हम अपने मतदाता को ये कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि लड़ाई दूर कीजिए, आपके नेता को, आपके बेटा को इतनी बड़ी पदवी मिलने जा रही है जो पदवी आज तक आपको बिहार में नहीं मिली थी। यही कारण है कि मुकेश सहनी ने ऐसा स्टैंड लिया। अब जो आप कह रहे हैं कि उस वोट बैंक को इग्नोर करना महागठबंधन के लिए क्या इतना आसान होगा? महागठबंधन इस बात को जानती है कि वो वोट बैंक हमारे साथ अटैच होता ही नहीं है, वो जबरदस्ती अटैच कराने की कोशिश है, एक नया प्रयोग करने की कोशिश है, और उस प्रयोग करने के लिए जो कीमत मांगी जा रही है वो कीमत शायद महागठबंधन के बड़े नेताओं को लगता है कि उस प्रयोग के मुकाबले ज्यादा महंगी है, इसीलिए इनकी बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, एक दूसरा घटक दल यानी 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में जैसे अचानक से मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चले गए थे, पीठ में चाकू भोंकना, खंजर भोंकना जैसी उन्होंने बातें कही थी, यानी कि उस समय भी तेजस्वी को यह एहसास था कि मुकेश सहनी के साथ रहने और ना रहने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव समझे या ना समझे, हो सकता है कि तेजस्वी यादव को जमीनी राजनीति का उतना अनुभव नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव बखूबी इस बात को जानते हैं कि मल्लाहों और यादवों में दोस्ती नहीं होती है। ये कुछ फ्रिक्शन है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, और उसके पीछे की वजह यह है कि दोनों की जो रोजगार की लड़ाई है वो लगभग एक जैसी है। दोनों एक ही क्षेत्र में एक ही विषय पर रोजगार करते हैं, ये रोजी रोटी की लड़ाई है। इसलिए लालू यादव ने वो दाव चला
कि अगर ये चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके रहने से भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और मुकेश सहनी ने जो डिप्टी सीएम पोस्ट की डिमांड रखी है वो भी इसी के तहत एक सोची समझी रणनीति है, ताकि अपने मतदाताओं को कन्विंस कर सकें कि भाई ये दुश्मनी जो पारंपरिक तौर पर चली आ रही है इसको समाप्त कीजिए, और इस अलायंस में आपके नेता को, आपके बेटा को वो चीज मिलने जा रहा है जो आज तक किसी अलायंस ने और किसी पार्टी ने नहीं दिया। तो ये पूरी रणनीति उसी को लेकर थी। तो तेजस्वी को मुश्किल कहां आ रही है, क्यों तेजस्वी, या फिर क्योंकि इनकी डिमांड बड़ी है। तेजस्वी को मुश्किल इसलिए आ रही है कि इनसे ज्यादा वोट ट्रांसफर इजीली कराती है सीपीआई-एमएल। अगर इनको डिप्टी सीएम दिया जाए तो सीपीआई-एमएल को सीएम की कुर्सी दे दी जाए। इनसे ज्यादा बड़ी ताकत पूरे देश में कांग्रेस है, कांग्रेस को डिप्टी सीएम और सीएम की कुर्सी न क्यों नहीं दी जाए जो इनको दिया जाए। तेजस्वी के साथ एक ऊहापोह की स्थिति है ना। हाँ, एक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा था जिस पर हम लोगों ने, ये तमाम चैनलों ने 2-3 पहले डिस्कस भी किया था कि हर बड़े दल से एक एक डिप्टी सीएम हो, जैसे कांग्रेस से भी हो, कम्युनिस्ट गठबंधन से भी हो, माने कम्युनिस्ट की जो जमात है, ऐसी बात निकल कर आई थी। हाँ, तो तीन उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी से भी हो। लेकिन एक चीज समझिए, जो चीजें सबके पास होती है उसका मोल नहीं होता है। यानी कि बिल्कुल वो मुकेश चाहते हैं कि केवल मैं ही बनूं मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी चाहते हैं कि सिर्फ डिप्टी सीएम हम हूं। दूसरा, कांग्रेस ये कतई नहीं स्वीकार करेगी कि मैं भी डिप्टी सीएम रहूं और मुकेश सहनी भी। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी अभी भी प्रेजेंस पूरे देश में है, जो सेंट्रल लोकसभा में अपोजिशन की पार्टी है, लोकसभा में 100 से ज्यादा सांसद जिसके हैं, जिसके सहयोग की जरूरत हर राजनीतिक मोड़ पर लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल को है, वो पार्टी उसके पैरेलल में बैठने के लिए स्वीकार कर लेगी क्या? जिसका वजूद 10-20 कंस्टिट्यूएंसी में। आपको क्या लग रहा है आज का जो उनका सोशल मीडिया का पोस्ट देखें या हाल के बयान देखें, उनके कई नेताओं के जो संकेत आ रहे हैं बयानों से, ये तो किस दिशा में जा रहे हैं? ये मैंने कहा ना कि मुकेश सहनी राजनीति को उस चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर उनको शायद कुछ खुद ही नहीं समझ में आ रहा हो कि करेंगे क्या और क्या किया जाए। क्योंकि सुशील मोदी जैसा शख्स रहा नहीं जो बहुत आसानी से टैकल कर ले उनको, और जिससे ये बहुत आसानी से अप्रोच कर ले। हालांकि कुछ दिन पहले तक ये खबर, कुछ दिन नहीं 100 घंटा से कम की बात मैं कर रहा हूं, मतलब मुश्किल से 4 दिन पहले तक ये खबर थी मार्केट में कि मुकेश सहनी की बातचीत एनडीए में भी चल रही है। और शायद 2020 में जिस तरीके का हुआ था, अंतिम क्षण में मुकेश सहनी पाला बदले दूसरे गठबंधन का हिस्सा हो गए, वैसी ही तस्वीर इस बार भी हो जाएगी। लेकिन यक्ष प्रश्न वहां भी खड़ा है कि वहां भी जितने गठबंधन के जो घटक दल हैं, वहां तो पहले है ना, देखिए मांझी हो, वो अपने सीट के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी के लिए वहां पर सीटें मैनेज करना, और वो भी चाहेंगे कि 2020 में जो हमको मिला था कम से कम उतनी सीटें मिले, ये संभव नहीं है। अब मुकेश सहनी के पास विकल्प बचता क्या है? विकल्प बच रहा है ये कि जो महागठबंधन दे रहा है इजीली उसको स्वीकार कर लें, जिन शर्तों पर दे रहा है इजीली उसको स्वीकार कर लें। नहीं तो फिर एनडीए जिन शर्तों पर जो देगा वो स्वीकार कर लें, अदरवाइज इनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं। एनडीए का अपने इस चर्चा गर्म को खत्म करें उसके पहले एक और मैं आपको बात बताऊं कि एनडीए के ही आज कुछ नेताओं से जब हमारी बात हो रही थी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के नेता से, तो उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार तो इन दिनों निश्चिंत कुमार बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार या फिर ललन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा, इन नेताओं की कोई गतिविधि सीट बंटवारे को लेकर बिल्कुल निश्चिंत बने हुए हैं। तमाम तरीके की उहापोह की स्थिति में भाजपा ही फंसी हुई है। चिराग से भाजपा को डील करना है, उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा को डील करना है, जीतन राम मांझी से भाजपा को डील करना है। नीतीश कुमार तो निश्चिंत कुमार बने हुए हैं, उनको पता है एनडीए में जो सबसे ज्यादा बड़ा शेयर आएगा सीटों का वो हमारे पास आएगा। तो अब यह तो और मुश्किल की घड़ी है ना कि एक और दल को अपने साथ लेकर के भाजपा अपनी ही सीटों को कम कर ले, और बाद में अगर कोई, बिल्कुल ये आपने सही कहा। और इस एंगल पर हमारी जो एक रिपोर्टर है वंदना कल खबर भी बनाई थी कि भाई जेडीयू चुप है, जेडीयू सुस्त है और भाजपा ही चुस्त है, भाजपा ही सब प्रयास कर रही है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है
कि एक और हेडेक बढ़ाए। मैं घटक बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से जिस तरीके से छोटी पार्टियां बार्गेन कर रही हैं, कोई किसी कास्ट का लीडर बना हुआ है, कोई किसी क्षेत्र विशेष का लीडर बना हुआ। भाई इस एरिया में हम हैं, लेकिन हमको इस एरिया से आगे भी बढ़ना है, आप अपनी सीटों में से हमको जगह दीजिए। ने कहा ना कि अगर मान लीजिए मुकेश आ जाते हैं एनडीए में और उनको पिछली बार के जैसा ही 11 सीट दे दिया जाए, तो स्थिति ये हो जाएगी ना कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इतनी सीटें मांगे तो उनको आप नहीं दे रहे हैं और अचानक से ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं। अब मुकेश सहनी के पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो रास्ता दोनों गठबंधन के साथ वही बातें होंगी, जो मिल रहा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस मंत्र को ही मान ले और इसी में सुखी होने और सुखी रहने की कोशिश करें। अदरवाइज मुकेश सहनी को राजनीति ने उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो जाएं किधर। तो सहनी को लेकर के कहा जाता है, जैसा हमने शुरू में ही आपको बताया, कि ये उस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मछली मारता है, जो नाव खेवता है, यानी कि केवट है ये। तो केवट नाव को इस पार से उस पार लगाने वाले भी लोग होते हैं, और गलती अगर जरा सा कर दें तो पानी के भंवर में फंस भी जाते हैं, नाव डूब भी देते हैं। कई बार डूबने वाले में केवट स्वयं भी डूब जाते हैं। तो मुकेश सहनी उसी स्थिति में है, नाव उनकी पार लगेगी या वो नैया बीच में डूबेगी, और डूबेगी तो मझधार में कौन कौन फंसते हैं ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आप बने रहें विस्फोट नेशन पर। चर्चा गर्म है के विशेष कार्यक्रम में मैं और धीरेन्द्र लगातार आपको इसी किस्म के तमाम अपडेट्स देते रहे। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।